हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी यहाँ पे जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हम ऑलरेडी यहाँ पे क्लास 9 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे क्लास 9 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं उनके थ्रू, साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज पहले भी पूछे गए यहाँ पे एग्जाम्स में उनके थ्रू। ठीक है, तो दोनों ही बेसिकली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए उनके थ्रू हम यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स करेंगे, क्योंकि जो आपके पीवाईक्यूज है वो हर एक टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को मुझे यहाँ पे कवर करना है रिवीजन करते हुए, ताकि वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन बनाया हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर साथ में उसके बाद हम यहाँ पे जो पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो यहाँ पे इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुंच पाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वेटेज वाला यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है आपके एग्जाम्स में। अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट सीडीएस पेपर्स भी देखोगे, तो जो पहले यहाँ पे वेटेज इकोनॉमी की थी या जिस टाइप के क्वेश्चन पहले यहाँ पे आते थे, अब यहाँ पे उस बेसिक नॉलेज लेके भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ी अच्छे से बेसिक अच्छा आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा आपको यहाँ पे डीप भी आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे 9 से लेके 12 तक एनसीईआरटी आपको यहाँ पे इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो 9th हम ऑलरेडी कवर कर लिए, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ रिवीजन करके फिर 10th क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी सजेशन होता है, कोई डाउट होता है ना, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो मैंने आपको एनसीईआरटी पहले भी प्रोवाइड कर रखी है मार्किंग के साथ, तो वो भी आपको उसी चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो उस पर जाके आप यहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। तो जब भी हम यहाँ पे देखो गांव की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर आपको अगर याद हो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यहाँ पे पालमपुर से रिलेटेड। ठीक है, विलेज ऑफ पालमपुर। तो उसमें हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी हम यहाँ पे विलेज की बात करते हैं ना, तो जो हमारे यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है विलेज की, वो हमारी होती है यहाँ पे फार्मिंग। ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं था यहाँ पे, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसको कोई भी गलत करके आएगा, बहुत ईज़ी यहाँ पे ये चीज़ थी। हाँ, यहाँ पे फार्मिंग और आपका यहाँ पे जो डेयरी है, इसमें आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते थे। पर इन द लार्ज स्केल आपने यहाँ पे देखा ही है कि जो यहाँ पे फार्मर्स होते हैं उनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे डेयरी वगैरह ओन करते हैं उनसे। ठीक है? तो आप यहाँ पे ईज़िली बता भी सकते थे कि विलेज में आपने यहाँ पे देखा होगा कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे फार्मिंग प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वही उनके लिए मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ठीक है? जिसके थ्रू वो यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा ये टफ है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर दिए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे उस जो यहाँ पे नाम है उनके थ्रू अगर मैं पूछता, तो आप यहाँ पे इजी होता आपके लिए वो बताना। ठीक है, पर यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने नंबर दे रखे, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि कितने रिक्वायरमेंट जरूरी होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अपना आंसर होने वाला है यहाँ पे 4। ठीक, और यहाँ पे मैं अभी ये 4 नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट जरूरी होते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखे हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज बतानी है। तो हमने सबसे पहले तो देख लिया कि 4 होते हैं। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन से होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लैंड की। तो लैंड आपका एक मेन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी फैक्ट्री सेटअप करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे जमीन चाहिए। कोई फैक्ट्री की जगह मान लो आप कोई गोडाउन सेटअप कर रहे हो, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लैंड चाहिए। फिर लेबर हो गया, कि मतलब आपके लिए जो यहाँ पे लोग काम करेंगे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो आप सिंगल अकेले नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके साथ भी कोई होना चाहिए। और खासकर अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है, तो उस केस में तो आपके पास अच्छे खासे लेवल पे आपके पास लेबर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे मास प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपके पास मशीनरी होगी नहीं इतनी महंगी महंगी, तो स्टार्टिंग में आपके पास लेबर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास आ जाता है यहाँ पे फिजिकल कैपिटल। और इसके अंदर हमने यहाँ पे दो चीज पढ़ी थी। पहला पढ़ा था हमने यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल जैसे आपका हो गया यहाँ पे टूल्स मशीनरी, जिस पे आपने एक बार खर्च किया और वो आपको यहाँ पे सालों साल आपके लिए यहाँ पे उसने काम किया है, बेसिकली यहाँ पे उसके लिए उस पे आपको यहाँ पे ज्यादा खर्च नहीं हुआ। ठीक है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू जब उसको खरीदना था, तो आपने उस पर ज्यादा खर्च किया। ठीक है, वहीं पे वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपके पास कोई दो लोग आते हैं, पहले आता है कोई, वो आपको बोलता है कि उसको कुछ शर्ट्स आपको यहाँ पे ऑर्डर देके जाता है, तो आप पहले क्या करोगे
कि उसके लिए आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा, जो भी उसका ऑर्डर था उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी रॉ रॉ मटेरियल की, आपने वो खरीदा, वो सब बनाया, फिर उसको यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे वापस से एक बंदा आता है, उसको और कुछ चाहिए यहाँ पे, तब उसके ऑर्डर के हिसाब से आपने वापस से यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा। तो वर्किंग कैपिटल क्या है बेसिकली यहाँ पे, कि आप हर हर एक नए ऑर्डर पे ना आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो, ठीक है। फिक्स कैपिटल क्या था, कि आपने एक बार खर्च किया और आपको यहाँ पे उससे यहाँ पे लंबे टाइम तक आपको फायदा मिल रहा है। पर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या है, कि अगर आपको यहाँ पे काम करते रहना है तो आपको वो खर्च करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब मैं आपको यहाँ पे बुक्स में भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो देखो, लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल में हमने यहाँ पे ये दो चीज पढ़ी थी, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद अपना फोर्थ आ जाता है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब हो गया यहाँ पे, कि जो ऊपर की तीन चीजें हैं ना, उनको यहाँ पे कंबाइन करके बेसिकली आप कैसे काम निकलवा सकते हो, उसको हम प्रेजेंट डे में बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये चार बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट्स है। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3 एंड 4, मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। और ये सब हम अच्छे से अपनी थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्पेशली। ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो हमने अभी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फिक्स कैपिटल यहाँ पे क्या होगा, कि जिस पे आपने एक बार खर्च किया और उसने यहाँ पे आपको लंबे टाइम तक रिटर्न दिया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। जैसे वर्किंग कैपिटल होगा कि आपने एक बार खर्च किया, उसने शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न दिया, फिर अगला ऑर्डर आया, उसने वापस से आपने खर्च करना पड़ा, फिर उसने रिटर्न दिया। पर यहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल क्या है, कि आपने एक बार उस पर खर्च किया और फिर वो लंबे समय तक आपके लिए वो काम कर रही है वो चीज़। तो इसमें अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे टूल्स, ठीक है। और ये सब आप यहाँ पे भी देख पाओगे, टूल्स हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब अपने यहाँ पे फिक्स कैपिटल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के साथ पता होना चाहिए। और ये जो आपका रॉ मटेरियल मनी इन हैंड है, ये बेसिकली आपका सब वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। फिर अगले पे चलता है, अगला आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि 1 हेक्टर ऑफ लैंड इज इक्वल टू हाउ मेनी बीघा, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि गांव में हम लोग हेक्टर की जगह बीघा यूज करते हैं ना। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, बेसिकली पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 1 हेक्टर में कितने बीघा आते हैं। अभी देखो, हेक्टर यहाँ पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको पता होगा जो स्टैंडर्ड यूनिट है यहाँ पे लैंड को नापने की, ठीक है, वो है हमारी यहाँ पे हेक्टर। इसलिए आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना आंसर है 3.954, ठीक। अगर आपसे मान लो पूछता है 1 एकड़, तो 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं, तो वो होते हैं आपके 1.613, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें सब आपको यहाँ पे ये एटलीस्ट ये दो तो आपको कन्वर्जन याद रहना चाहिए, ठीक है। 1 एकड़ होता है 1.613 बीघा, और 1 हेक्टर होता है 3.954 बीघा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दो कन्वर्जन है जो आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन रेनी सीजन। अब देखो, यहाँ पे ये वैसे तो आपका ज्योग्राफी वाले चैप्टर में आ जाता है, पर यहाँ पे क्योंकि विलेज का आपको स्टोरी बता रहा था, तो आपको यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स भी आपको यहाँ पे बता रखे थे, जैसे राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे बता रखा था, और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो आपका खारिफ क्रॉप होता है, यहाँ पे आप पढ़ पाओगे, तो वो आपका यहाँ पे ग्रो होता है रेनिंग सीजन में, ठीक है। और ये बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए खारिफ क्रॉप, ठीक है। अब देखो, आपको अब बस इतना बताना है, यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया कि यहाँ पे आंसर होगा खारिफ क्रॉप। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा आपका खारिफ क्रॉप होता है, और ये आपका आंसर होगा यहाँ पे मेज, ठीक है। तो मेज बेसिकली आपका खारिफ क्रॉप होता है, जो आप यहाँ पे ग्रो करते हो रेनिंग सीजन में, ठीक है। वहीं पे जो बाकी सब है, ये आपके हैं सब राबी सीजन, जो मतलब राबी क्रॉप्स जो आप यहाँ पे ग्रो करते हो विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। खारिफ क्रॉप आप कहाँ कब ग्रो करते हो, यहाँ पे रेनिंग सीजन में। और जो आपका यहाँ पे राबी क्रॉप्स होते हैं, तो राबी क्रॉप्स आप कब ग्रोन करते हो, यहाँ पे ये करते हो आप यहाँ पे विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे ज्योग्राफी में ये सब टर्म्स है, पर यहाँ पे भी आपको दे रखी है, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे पूछ रखा है बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पर्शियन व्हील। अब देखो, यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हुआ तो थ्योरी में मैंने आपको यहाँ पे बताया था पर्शियन व्हील क्या होते हैं, ठीक है। तो पर्शियन व्हील बेसिकली आपका यहाँ पे काम करते हैं पानी को बाहर निकालना ओपन वेल से, ठीक है। यहाँ पे वेल्स है, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओपन वेल की, ठीक है। जो सराउंड वेल होते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपन वेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि पर्शियन व्हील कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये बकेट्स आप इनको मान सकते हो, जो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पानी के अंदर जाके ये भर देते हैं पानी, और इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ओपन ओपन वेल में आप यहाँ पे इसको यूज करोगे, ठीक है।
फिर अगले पे चलते हैं, यहाँ पे अगला आपसे बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज लेस इरिगेटेड। ठीक, तो देखो यहाँ पे जब हम इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता है कि आपका कौन सा पार्ट लेस इरिगेटेड होगा, ये आपका होगा यहाँ पे प्लेट्यू रीजन, जो आपका बेसिकली डेक्कन एरिया है ना, डेक्कन प्लेट्यू वगैरह जैसे हमने एग्जांपल देख रखे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, रिवराइन प्लेन मतलब हो गई जो नदी के पास वाली जगह है, तो वो तो सबसे ज्यादा इरिगेटेड होनी ही है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, मतलब कोस्ट के पास है, ठीक है, जैसे ओडिशा कोस्ट हो गया या फिर आप बोलो केरला का कोस्ट हो गया, ठीक है, जो यहाँ पे समुद्र के पास है, तो वहां पे आप इजिली पानी यहाँ पे पहुंचा सकते हो, इरिगेशन वहां पे आप इजिली कर पाओगे। पर प्लेट्यू रीजन आपका ऐसा है जहाँ पे वाटर आप यहाँ पे स्केर्सिटी होती है, और ये आपको यहाँ पे बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमने ये सब अच्छे से यहाँ पे अपने बुक में भी हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आगे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फैक्ट्स में हम मैंने यहाँ पे बता भी रखा था, तो प्लेट्यू रीजन जो है बेसिकली आपका जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, इस पे हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लो लेवल ऑफ इरिगेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका प्राइम एग्जांपल अभी हम देखते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे आपसे बोल रहा है कि ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सिंगल ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि आपके पास एक जमीन है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप अगर आपने ग्रो करी, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या फिर उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो उसका अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल क्रॉपिंग, इसके नाम से ही आप समझ पाओगे कि यहाँ पे आपके पास कोई जमीन है, उस पे आपने एक साल के लिए मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करी, इसलिए हमने यहाँ पे उसको बोल दिया मल्टीपल क्रॉपिंग। सिंगल क्रॉपिंग हो गया कि एक ही तरीके की, और क्रॉप रोटेशन मतलब होगा कि आपने एक बार एक तरीके की फिर अगली बार आपने दूसरे तरीके की। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको बचाने के लिए भी आप यहाँ पे पल्सेस वगैरह को ग्रो करते हो, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि क्रॉप रोटेशन इसलिए की जाती है ताकि आप सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे चल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक भी चीज यहाँ पे देखोगे, यहाँ खुद से अलग से नहीं बना रहे हो, ये सब आपको यहाँ पे बुक से ही दे रखा हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग आपको यहाँ पे दे ही रखा था, तो यहाँ से इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड विच टू मेथड यू विल यूज, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि इस चैप्टर में आपको यहाँ पे बता रखा है कि कौन से दो मेथड अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, तो आपका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा जितना आपसे आपका यहाँ पे पहले हो रहा था। ठीक, तो वो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका आंसर होगा मिक्स क्रॉपिंग करके और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स या फिर मेथड्स को यूज करके। अब देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मतलब यहाँ पे क्या हो गए, वो हो गए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल पे HYV सीड्स, जो आपके यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन से जो सीड्स आए थे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे डेवलप किए गए थे। तो उन सीड्स के थ्रू हमने यहाँ पे ये देखा था कि पंजाब रीजन जैसे है हमारा, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वीट यहाँ पे ग्रो कर पाए थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी। पर यहाँ पे उसकी एक और डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर सीड्स को यूज करने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि इसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं कि जो आपका पंजाब रीजन है वहाँ पे जो वाटर लेवल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि HYV सीड्स प्रोडक्शन के लिए तो अच्छे हैं ही, पर एट द एंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर भी यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मिक्स क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन से आए हुए आपके HYV सीड्स। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम साथ साथ में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड्स हमने सब कुछ अच्छे अच्छे से यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल क्रॉपिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये दो बेसिकली आपके यहाँ पे मेथड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। ठीक, फिर अगले पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे मैंने पूछ लिया कि HYV सीड्स जो है यहाँ पे वो आपके इंट्रोड्यूस हुए थे फार्मर्स के लिए कौन से रेवोल्यूशन के थ्रू, तो ये तो आपको मैंने अभी अभी आंसर बता ही दिया है, और ये है आपका यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे ये होमवर्क है कि आपको अब ये बताना है कि पिंक रेवोल्यूशन से क्या चीजों में इंक्रीज हुआ था, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए आया था, और येलो रेवोल्यूशन किसके लिए आया था। ठीक है, अब ये इससे इजी आपके लिए यहाँ पे नहीं होने वाला है, जो है ना आपको यहाँ पे तीनों दे रखे हैं। पिंक के ऊपर तो आपको यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अभी आपको ब्लू रेवोल्यूशन भी याद रहना चाहिए, ठीक है, एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो फिश वाला है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये काम बनता है कि आप मुझे पिंक के बारे में बताओ, गोल्डन, येलो और ब्लू। ठीक है, चार चीजों को आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है कि लेबरर्स वर्किंग इन द फील्ड गॉट वेजेस इन विच फॉर्म। मतलब आपने यहाँ पे देखा होगा कि देखो, सबसे पहली बात तो जो आपके लेबरर्स है, ठीक है, हम पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पे लेबरर्स है बेसिकली, तो ये कौन से लोग हैं? ये आपके ऐसे लोग हैं जो जिनके पास या तो जमीन नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज, या फिर जो बहुत ज्यादा छोटे जमीन है, मतलब बहुत कम जमीन पे वो अपनी फार्मिंग करते हैं जिससे वो सिर्फ अपनी फैमिली का ही पेट भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग बेसिकली यहाँ पे दूसरों की जमीन पे उनके लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फार्मिंग करते हैं, ताकि उनको या तो पैसे मिल सके, ठीक है, पहली चीज, कि या तो उनको पैसे मिल सके, या फिर जो वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ना, उनमें से उनको वो कुछ क्रॉप वहाँ पे जो ओनर है वो उनको दे देता है, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि या तो उनको खाना दे देता है, ठीक है। तो या तो मनी दे देगा, या खाना दे देगा, या फिर आपको यहाँ पे क्रॉप दे देगा, ठीक है। तो ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि विच इज द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे चार फैक्टर डिस्कस किए थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि अबेंडेंट में मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका कौन सा फैक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे प्रोडक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है, मतलब आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर है लेबर। क्योंकि लेबर आपका एक ऐसा आप बोल सकते हो यहाँ पे फैक्टर है जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है विलेजेस में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं पर उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ओनर है यहाँ पे बड़े एरिया का, बड़े लैंड का, वो ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है विलेज में, इन सब चीजों की वजह से भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिनके पास या तो जमीन ही नहीं है, या फिर जिनके पास छोटे टर्म्स में जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेबर, और इसको याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे पॉइंट है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोया मिल्क, ठीक है। तो ये तो आपका सोया से बनता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दे रखा था ताकि आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सोया मिल्क आपका सोया से बनता है, वो अलग चीज है। और यहाँ पे डेयरी मतलब हो गया जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे खुद एक मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज, बटर, ये सब हो गए, ये सब क्या है आपकी, ये सब डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मिल्क से बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे दे ही रखी हैं, ये सब आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब हमने अभी अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे आप ये सब देख पाओगे, ये सब हमने यहाँ पे थ्योरी में कवर कर रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एज सच अगर आपने यहाँ पे एक थ्योरी कवर करी होती तो आपको ये सब चीजें पता होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब देखो यहाँ पे तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर आपका कौन सा था? जो आपके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो आपका यहाँ पे फिशिंग भी होगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे माइनिंग भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर में बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो एक बार बस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ये तीन सेक्टर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोएट्री, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है, ये सब आपके क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों ही आंसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वन भी है और टू भी है, ठीक है। वन एंड टू दोनों ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके आंसर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बेसिकली गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है, ये याद रखना है कि फिशिंग और माइनिंग दोनों ही आपके यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं प्राइमरी सेक्टर के। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को एक टाइप से यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिशिंग के लिए फिशेज जो है यहाँ पे पहली दुनिया में जो प्रेजेंट है उनको हम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग भी हम यहाँ पे जो अपनी जमीन है उसको खोद के कर रहे हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की हम यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन एंड टू दोनों ही आपके यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये आपका किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसी के साथ साथ आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ठीक है, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सब भी आपका यहाँ पे किस में आता है, ये आपका आता है यहाँ पे टर्शरी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है ये आता है आपका सेकेंडरी में। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे दे रखा है
ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब किस में आता है? ये सब आपका आता है यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे भी गए हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग अब यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर। तो यहाँ तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, ये है आपका यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी में आ गया, आ जाएगा यहाँ पे सारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर वगैरह। टर्शरी में आ जाएंगे यहाँ पे जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सब आपका टर्शरी में आ जाएगा। और सेकेंडरी में आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपको पूछ रखा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर। अब देखो यहाँ पे वापस से है ना, आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ये वापस से आपके लिए टफ क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पे आपका आंसर कितना होने वाला है, तो यहाँ पे आपको मैं बुक्स के साथ ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की आपकी बेसिकली एक्टिविटी होती है, और वो आपकी कौन कौन सी होती है, वो आपकी होती है जैसे देख लो आप यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी, और एक होती है आपके यहाँ पे नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दो आंसर आपका हो जाएगा, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक है आपका यहाँ पे मार्केट और दूसरा आपका यहाँ पे नॉन मार्केट। ठीक है, मार्केट एक्टिविटी हो गया और दूसरा आपका यहाँ पे नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे याद रखना। आप देखो यहाँ पे आप डिफरेंस कैसे करोगे, तो देखो जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है वो आप सिर्फ अपने लिए करते हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे आप इसके थ्रू आप इनकम नहीं जनरेट कर रहे हो, आप अपने लिए, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्रॉप ग्रो की, तो आपके पास क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो आपने आपने यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो करी, वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए की, मतलब खुद की फैमिली के लिए ही की। ठीक है, तो अब उसके थ्रू आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी नॉन मार्केट एक्टिविटी में। जैसे एग्जाम्पल के केस में अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे मम्मी होती है, तो मम्मी यहाँ पे जो काम करती है घर में, ठीक है, तो उनके थ्रू वो यहाँ पे कोई इनकम जनरेट नहीं करती है। ठीक है, तो वो जो एक्टिविटी वो कर रही है वो आपकी बेसिकली नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ जाएगी। ठीक, मतलब यहाँ पे सिंपली याद रख लो कि नॉन मार्केट एक्टिविटी आपकी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके थ्रू आप यहाँ पे पैसे नहीं कमा रहे हो। ठीक है, वहीं पे जो मार्केट एक्टिविटी होगी वो आपकी ऐसी होगी जिसके थ्रू आपको इनकम मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे बस याद रखनी है। फिर आगे चल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आपको क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम्स अंडर नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम की बात हुई है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। ठीक है, तो इनकम से रिलेटेड जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जो आपके यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी होगी वो तो इसमें आएगी, पर नॉन मार्केट एक्टिविटी इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुमेन वर्किंग इन हाउस, क्योंकि वो यहाँ पे उस काम को करने के लिए कुछ भी यहाँ पे उनको रुपए नहीं मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपका यहाँ पे जो काम कर रही है वो आपका नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उनकी अर्निंग कुछ नहीं हो रही है। तो वो यहाँ पे अपने कंट्री की अर्निंग में कैसे जुड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे लिंक कर लो। तो यहाँ पे वुमेन वर्किंग इन हाउस आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम में नहीं आता है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे डज नॉट बोला है। ठीक है, याद रखना। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर वो यहाँ पे कोई वुमेन है जो यहाँ पे शॉप पे काम कर रही है, तो यहाँ पे उनकी अर्निंग हो रही है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको रिटर्न भी मिलता ही अच्छा। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पे अर्निंग होती है कंपनी में, बिजनेस में, तो ये भी आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है नेशनल इनकम का ही। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे आपको दे रखा है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन, कौन से आपके यहाँ पे फीचर्स है बेसिकली जिस पे यहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड ही। तो यहाँ पे आप देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस किस पे डिपेंड करती है, आपके यहाँ पे लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है और हेल्थ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है और हेल्थ पे डिपेंड करती है, मनी पे डिपेंड नहीं करती। ये तो आप यहाँ पे खुद भी सोच के बता सकते थे। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन को जो हमारी है उसको हम लाइबिलिटी सोच के चलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी हो गया कि आपको यहाँ पे उधार ही है। ठीक है, उधार है एक टाइप से। और एसेट क्या होता है कि एसेट ऐसा चीज होता है जैसे आपका घर हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, जिसको आप बेच के बेसिकली आप यहाँ पे आपके लिए वो इनकम जनरेट कर सकती है। ठीक है, लाइबिलिटी हो गया कि आप यहाँ पे आपकी चीज नहीं है, वो दूसरे की चीज है जिसको आपको यहाँ पे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से समझ लो, जैसे उधारी होती है। ठीक, तो लाइबिलिटी आपका यहाँ पे क्या होता है, हम ज्यादातर हम सोच के चलते हैं पॉपुलेशन हमारी क्या लाइबिलिटी है, पर अगर हम उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे देते हैं, अच्छी यहाँ पे लिटरेसी रेट पहुंचा देते हैं, अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, तो जो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन लाइबिलिटी है ना, वो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको एसेट में। ठीक है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम में जो आपका बेसिकली एजुकेशन है, मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो यहाँ पे हर एक के पास धीरे धीरे पहुंच रहा है।
इसलिए यहाँ पे हमारी कंट्री का भी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अपना यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी हमारे यहाँ पे अच्छा-अच्छा यहाँ पे इम्प्रूव होता जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट और हेल्थ के ऊपर, ठीक? तो 1 एंड 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप हो सकता है कंफ्यूज कर जाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे मनी नहीं होगा। आगे आपसे बोल रहा है कि एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए, पर ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसका आंसर आपका है बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, और यहाँ पे ये स्टार्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। और यहाँ पे इनका एम था कि 2010 तक जो भी आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी एज है यहाँ पे 6 से 14 साल, उनको हम यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे एम था यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एम रखा था कि 2010 तक हम ये चीज़ पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये सब आपके यहाँ पे बुक में ही है, ठीक है, ये मत समझना अलग अलग है कुछ भी, वापस आप पे दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पे आगे चलते, तो यहाँ पे आप देखो, ये आपको मैंने स्टार मार्क यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है क्लियरली, यहाँ पे आप देख पाओगे इसको। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आगे आपको दे रखा है कि विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन रूरल एरियाज। अब आपसे बोला जा रहा है कि रूरल एरियाज में आपको यहाँ पे किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखती है। तो पहली तो होती है आपके यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, डिसगाइज मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे जरूरत थी 5 की, पर आप देख रहे हो कि आपने यहाँ पे हायर कर लिए 10 लोग, ठीक है। जरूरत आपको सिर्फ 5 की थी, पर आपने हायर कर लिए यहाँ पे 10 लोग। अब जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रूरल एरिया के हिसाब से, तो अगर आपके पास जैसे कोई ज़मीन है, ठीक है? अगर उसको कोई 2 लोग ही मिलके सिर्फ़ कल्टीवेट सब कुछ कर सकते हैं, और अगर उस पे 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? सेम ही चीज़ पे बस 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे वो 2 लोग का ही काम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्स्ट्रा 3 है वो आपके क्या हो गए? डिसगाइज्ड हो गए, है ना? मतलब वो एक्स्ट्रा लोग हैं जो यहाँ पे उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे ये क्या है, आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? फिर दूसरा आ गया आपके पास यहाँ पे सीज़नल एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका हो जाता है सीज़न के ऊपर बेस्ड होता है कि सीज़न वाइज़ आपको या तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वहाँ पे गाँव में, या फिर नहीं मिलती है। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपकी यहाँ पे अर्बन एरिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, अर्बन में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे आपको स्टार मार्क भी मैंने यहाँ पे कर रखा है कि रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरियाज में हमें यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिया भी हुआ है, ठीक है। फिर आगे चल लेते हैं। आगे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मेंट बाय पॉवर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पॉवर्टी है, ये आपका बेसिकली अगला यहाँ पे चैप्टर आ जाएगा, ठीक। तो पहले हम यहाँ पे उस पे ही चल लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे मैं वो साथ-साथ में बेसिकली यहाँ पे चीज़ें दिखा पाऊँ, ठीक है। तो देखो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे पॉवर्टी के केस में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देख रहे हो क्या मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे किस-किस चीज़ों की वज़ह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे पॉवर्टी होता है। तो ये आपका है यहाँ पे लैक ऑफ क्लीन वाटर, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे। लैक ऑफ शेल्टर भी आपका होगा, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज भी होगा, ठीक है, लैक ऑफ रेगुलर जॉब भी होगा, और हंगर भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे पांचों ही यहाँ पे क्या होंगे, पॉवर्टी। हम यहाँ पे ये पांचों फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक टाइप से ऐसे समझ लो कि ये 5 फैक्टर्स हो गए, जिसके थ्रू हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉवर्टी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे क्लियरली यहाँ पे आप देख भी पाओगे, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पॉवर्टी एज अ चैलेंज वाले आपके यहाँ पे चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे नीचे भी अगर आप देखते जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो मैंने बाकी चीज़ें भी दी हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी साथ ही साथ, ठीक है। माल न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब क्या है आपकी यहाँ पे, ये सब आपका यहाँ पे ये सब फैक्टर्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे बोल सकते हो पॉवर्टी के केस में, ठीक है। तो ये सारे ही आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आगे आपसे क्या बोल रहा है कि विच लीडर थ्रू इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो मतलब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे ये है कि ये जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पे किसने बोली है, ठीक है, किसकी यहाँ पे ऐसी सोच थी, यहाँ पे आप ये बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोच थी आपकी यहाँ पे महात्मा गांधी जी की। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या कैसा बोला था यहाँ पे बेसिकली कि हम यहाँ पे तभी हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुए हैं, जब हम यहाँ पे अपने पुअरेस्ट से पुअरेस्ट लोगों को
हम यहाँ पे ह्यूमन सफरिंग से बाहर निकाल लेंगे। मतलब जो अभी मैंने आपको यहाँ पे 5 फैक्टर्स दिखाए थे, अगर वो सब इनके पास आ जाता है, तब जाके हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे ट्रूली इंडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है? और ये चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगी, ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। कहाँ गया? 1 सेकंड, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसकी सोच है यहाँ पे? ये है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि व्हाट डू यू मेंट बाय पॉवर्टी लाइन। तो देखो, पॉवर्टी लाइन बेसिकली होता है यहाँ पे कि जो आप ऐसे समझ लो कि एक मेथड है जो यहाँ पे मेजर करता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीजों को लेके, कुछ फैक्टर्स को लेके आपका यहाँ पे ये मेजर करता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? वो आपके होते हैं यहाँ पे, पहला होता है आपका यहाँ पे इनकम, दूसरा यहाँ पे होता है कंजम्पशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे पॉवर्टी लाइन बेसिकली आपका एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे मेजर करते हो पॉवर्टी की, कितनी पॉवर्टी है। ठीक है, और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? इनकम होता है और कंजम्पशन होता है, कि कितनी इनकम वो कमा पा रहा है और कितना यहाँ पे वो कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे बस याद रखनी है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखो पॉवर्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो इंडिकेटर्स कौन कौन से, लेवल ऑफ इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन। ठीक है, तो क्लियरली आपको यहाँ पे बुक में भी दिख रहा है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे आपसे बोल रहा है कि हाउ मच कैलोरीज आर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। तो देखो यहाँ पे जो आपकी पॉवर्टी लाइन है ना, तो पॉवर्टी लाइन में जो आपका कंजम्पशन वाला इंडिकेटर है, तो उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे इसकी बात की गई है। अगर यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, कैलोरीज हो गया यहाँ पे कि कितना यहाँ पे बेसिकली उनको मिल रहा है। ठीक है, खाना आप बोल लो, खाना समझ लो आप एक तरीके से, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रूलर की, ठीक है, तो रूलर को कितना यहाँ पे मिल रहा है और अर्बन को यहाँ पे कितना मिल रहा है, उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और ये सब चीजें ना यहाँ पे आपको बुक में ही देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे मैंने समझाते हुए भी देखो 2 स्टार मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रूरल एरियाज की, तो 2400 कैलोरीज है। वहीं पे अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो 2100 कैलोरीज है। ठीक, तो अगर कोई भी इंसान जिसको यहाँ पे 2400 कैलोरीज अगर वो कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे एक दिन में, ठीक है, पर डे आप समझ लो, तो वो आपका बेसिकली यहाँ पे वो आपका पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ठीक है, ये चीज आपको बस समझनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे 2400 हो गया यहाँ पे रूरल एरियाज का, और 2100 हो गया आपका यहाँ पे अर्बन एरियाज का। अब देखो यहाँ पे रूरल एरियाज का ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे यहाँ पे रूरल एरियाज में, तो वो जो यहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं ना, वो ज्यादातर आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ बेस्ड होती है, जैसे फार्मिंग हो गई। ठीक है, बाहर निकल के काम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। वहीं पे अर्बन एरियाज में देखोगे तो ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे, वो ऑफिस में बैठे बैठे, एक जगह पे बैठे बैठे ज्यादातर काम करते हैं, अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे आपके जो गाँव में जो लोग हैं, वो आपके यहाँ पे घूम घूम के, ऐसे समझ लो कि एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना यहाँ पे काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उनका जो कंजम्पशन होना चाहिए कैलोरीज का, वो आपका यहाँ पे 2400 है, जो ज्यादा है आपका यहाँ पे अर्बन एरिया के कंजम्पशन से। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन सेट बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन होती है ना, ये हर बार यहाँ पे आपकी कुछ कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जो बुक में आपको यहाँ पे जो कैलोरी दे रखी है, वो आपकी 2400 से 2100 है, आपकी रूरल और अर्बन की। वैसे ही आपको यहाँ पे जो बुक में वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को बताने के लिए, वो आपको यहाँ पे दे रखा है $1.90 पर पर्सन पर डे। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इंसान है जो यहाँ पे $1.90, ठीक है, अगर वो यहाँ पे एक दिन में कमा रहा है, मतलब वो आपका यहाँ पे पुअर नहीं है, वो आपका बेसिकली पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ठीक है, और ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी यहाँ पे बुक में भी। ठीक, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1.90 आपको दे रखा है, पर आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है, जो यहाँ पे आपका प्रेजेंट में आपको जो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2022 में इन्होंने यहाँ पे ये चीज चेंज करी है, और इसको बढ़ा के यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे $2.15 पर पर्सन कर दिया, जो कि यहाँ पे पहले था $1.90। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो अभी के लिए आंसर होना चाहिए ना, वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका यहाँ पे होना चाहिए 2.15 पर पर्सन पर डे। ठीक है, बुक में आपको दे रखा है 1.9, पर ये चीज है, जो जो आपके बेसिकली यहाँ पे नंबर्स है ना, इनको आपको खुद लेटेस्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का है यहाँ पे 2.15 पर पर्सन पर डे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपको यहाँ पे बुक में दे रखी है, पर लेटेस्ट आपकी कौन सी है? लेटेस्ट आपकी यहाँ पे ये जो 2022 में यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आपको अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हेड काउंट रेशियो इज यूज टू मेजर। अब देखो, हेड काउंट रेशियो आपका यहाँ पे यूज होता है पॉवर्टी को
काउंट करने के लिए, ठीक है? मतलब यहाँ पे कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, ये सब। तो उसमें आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, हेड काउंट रेशियो आप यहाँ पे यूज़ करते हो। ये सिंपल बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है, जहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, विच इंडस्ट्री इज मोस्टली अफेक्टेड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपका यहाँ पे इस साल भी क्वेश्चन आया है, CDS 2020, CDS 1 2024 में भी आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आपका कौन सी इंडस्ट्री बेसिकली सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, मतलब करी थी, तो वो थी आपकी यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है? तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने टेक्सटाइल लिखा है, तो यहाँ पे कॉटन भी इसी के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन्होंने हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था, ताकि उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो उनके थ्रू यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे इंडिया में बेच पाए, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, कि जो हम यहाँ पे फेस करते हैं ना प्रेजेंट टाइम में, कि हम लोग जैसे बंगाल का रीजन सबसे ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। तो उसमें हमने यहाँ पे जो देखा है, कि यहाँ पे इसलिए यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे पुअर इतने लोग यहाँ पे हो गए थे, इतने ज़्यादा बढ़ गए थे यहाँ पे पुअर, कि वो इसीलिए बढ़ी थी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जिसके थ्रू यहाँ पे लोग इनकम जनरेट कर पा रहे थे, वो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, कि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी थी जो यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि वुमेन्स आर गारंटीड हाउ मच जॉब अंडर मनरेगा। मतलब यहाँ पे कहने का कि जो आपका मनरेगा स्कीम थी, उसके अंडर, उसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स को कितनी जॉब यहाँ पे उनको इजीली मिल सकती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मनरेगा फुल फॉर्म क्या है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म है यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे कब आया था, ये आपका आया था यहाँ पे 2005 में। तो यहाँ पे आप देखोगे बुक में भी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में यहाँ पे ये आया था। और इसका एम क्या, बेसिकली इसका एम है कि यहाँ पे ये 100 डेज का यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है? जो भी यहाँ पे लोग हैं, उनके हाउस होल्ड से किसी एक इंसान को 100 डेज का आपका यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट देगा, ताकि यहाँ पे वो इंश्योर कर पाए उनकी लाइफ को, ठीक है, लाइवलीहुड को बेसिकली यहाँ पे वो इंश्योर कर पाए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, किसने कितने दिन के लिए यहाँ पे देगा, 100 दिन के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ये इसका एम है, ठीक। और इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एरो से मार्क कर रखा है, तो 1/3 जो यहाँ पे जॉब है मनरेगा के थ्रू, वो आपकी यहाँ पे रिजर्व्ड है यहाँ पे वुमेन्स के लिए, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/3। तो बचा हुआ है यहाँ पे सिर्फ वो मैन के लिए है, बाकी आपका यहाँ पे 1/3 तो रिजर्व्ड है ही मैन वुमेन के लिए, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे मैन को आप यहाँ पे हायर नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है, विच स्कीम एम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आपको 4 स्कीम दे रखी है यहाँ पे ऑप्शन में, और ये सब आपके यहाँ पे बुक में ही है, ठीक है? चारों स्कीम अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। तो आपको ये बोला है कि इनमें से कौन सी स्कीम का ये एम है, जहाँ पे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, ठीक है? जो यहाँ पे एजुकेटेड तो है, पर यहाँ पे अभी अभी फिलहाल के वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है? और रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन के लिए बेसिकली यहाँ पे ये स्कीम लाई थी, ठीक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे, यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प करती है उन लोगों को स्मॉल बिजनेस सेटअप करने के लिए, ठीक है? इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस, ये सब सेटअप करने के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखा था, अगली स्कीम आपको दे रखी थी यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 1995 में यहाँ पे ये आया था। और इसका एम क्या था, यहाँ पे इसका भी एम था यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे क्रिएट करना रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन में। पर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कि यहाँ पे जो उसका टारगेट था, कि यहाँ पे क्रिएट करना 25 lakhs न्यू जॉब्स को, ठीक है? तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका जो 10th प्लान है ना, जो हम लोग यहाँ पे प्लान्स वगैरह पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो उसके थ्रू यहाँ पे ये चीज आई थी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जितना क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आप 1 भी मार्क कर सकते थे, 2 भी मार्क कर सकते थे। पर यहाँ पे जो याद रखना है आपको, वो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्कीम है, ठीक है, स्कीम पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है सेटिंग अप करने में स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज को, ठीक है?
तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 1 2 भी मार्क कर सकते थे, क्योंकि दोनों का ही यहाँ पे एम सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। मैं ये नहीं बोल रहा कंप्लीट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए यहाँ पे सेल्फ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट कर रही है। पर यहाँ पे देखो डिफरेंस आपको कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली एक जगह आपको यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है यहाँ पे स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री में सेटअप करने के लिए, दूसरी जगह आपके लिए यहाँ पे जॉब को आप ये बोलो क्रिएट कर रही है, ठीक है, जॉब्स क्रिएट कर रही है। ठीक, तो यही चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगला आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला दे रखा है यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो आपको दे रखा है वो भी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इसका एम क्या है यहाँ पे, इसका एम है यहाँ पे कि ये असिस्ट करेगा यहाँ पे पुअर फैमिलीज को, ताकि वो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक है, बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे बैंक क्रेडिट वगैरह ये सब सब्सिडी यहाँ पे इनको प्रोवाइड होती है। ठीक है, फिर अगला हमें हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, तो ये आपका आया था 2000 में, और इसके थ्रू आपको ये सब फैसिलिटीज बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पे याद रखनी है सब। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे बुक में ही दे रखी हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको यहाँ पे हेल्प कर रही है सेटअप करने में स्मॉल बिजनेसेस या फिर इंडस्ट्री। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे जहाँ पे जॉब क्रिएट हो रही है, तो उस केस में हम यहाँ पे ऑप्शन मार्क करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, तो ये चीज बस याद रख लेना। फिर अगर हम आगे बात करें तो आगे आपसे बोल रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो देखो फूड सिक्योरिटी की डायमेंशन है यहाँ पे, अफोर्डेबिलिटी भी है, मतलब कि हाँ यहाँ पे जो लोग हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे इतना महंगा खाना या सस्ता खाना ये सब। फिर एक्सेसिबिलिटी की, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं फूड या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अवेलेबिलिटी, कि यहाँ पे वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, खाना अवेलेबल भी है या फिर नहीं है, या फिर उनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा अपने यहाँ पे अगले वाले चैप्टर में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कौन कौन से आपके यहाँ पे डायमेंशन है, यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखे हैं, 3 डायमेंशन है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, हु एडेड द न्यू डायमेंशन ऑफ एक्सेस टू फूड सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे जो डायमेंशन का नाम है वो है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, जिसका यहाँ पे आपको दे रखा है एक्सेस टू फूड। तो अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो डायमेंशन है एक्सेस टू फूड, या फिर आप इसको बोल लो एक्सेसिबिलिटी, ये आपकी यहाँ पे किसने ऐड करी थी फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, तो वो थे आपके यहाँ पे अमर्त्य सेन। ठीक, और ये आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको दे रखा है अलग से यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अमर्त्य सेन एडेड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी एंड एम्फेसाइज द एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे किसने ऐड की थी, यहाँ पे अमर्त्य सेन ने ऐड की थी, ये आपको बस याद रखना है। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, एम एस स्वामीनाथन, और बाकी दो भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर फॉर हंगर। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन भी आपके लिए टफ होने वाला है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। यहाँ पे दो टाइप के आपके हंगर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, एक होता है आपका क्रॉनिक हंगर और दूसरा होता है आप पे आपका सीजनल हंगर। ठीक है, तो दो टाइप के आपके यहाँ पे क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं, क्रॉनिक होता है और सीजनल होता है, ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर आप आगे चलते हैं यहाँ पे। तो आगे आपको अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ हमने यहाँ पे देखा था कि वीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वीट रेवोल्यूशन बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को। और ये आपका यहाँ पे हुआ था HYV सीड से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है ये सब चीजें, और एम एस स्वामीनाथन यहाँ पे आपको याद रखनी है स्पेसिफिकली। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपसे बोल रहा है कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे भी आपका आंसर होगा यहाँ पे 2, और ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, पहले तो आपको यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हीट रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर आगे आपको यहाँ पे जो सिस्टम के ऊपर पूछ रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा यहाँ पे कि बफर स्टॉक हो गया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ये दो बेसिकली आपके यहाँ पे क्या है, ये कंपोनेंट्स है आपके फूड सिक्योरिटी सिस्टम के। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बफर स्टॉक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बफर स्टॉक, और दूसरा क्या है यहाँ पे, एंड PDS। ठीक है, PDS का फुल फॉर्म क्या था यहाँ पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगले पे चलते हैं, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि व्हाट डू यू मेंट बाय इशू प्राइस इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो देखो इशू प्राइस बेसिकली यहाँ पे वो प्राइस होता है जो कि यहाँ पे लोगों को मिलता है मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इशू प्राइस का मतलब है यहाँ पे प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस।
ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा जब हम यहाँ पे पीडीएस करते हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। आपको जो राशन शॉप में बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो यहाँ पे राशन भेजती है, तो वहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो उसको हम क्या बोलते हैं, राशन शॉप को हम लोग यहाँ पे देखो फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे ही आपको जो राशन है वो आपको इशू प्राइस पे मिलता है, मतलब यहाँ पे जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उससे कम दाम पे मिलता है। ठीक है, तो जिसके पास राशन कार्ड है वो ये सब फैसिलिटीज यूज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आपसे बोल रहा है कि विच स्कीम वर लिंक्ड विद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। तो कौन सी आपकी यहाँ पे जो स्कीम है ये आपकी यहाँ पे लिंक है बेसिकली पीडीएस के साथ। तो देखो यहाँ पे जो है ना 4 स्कीम दे रखी है ना, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो हमने ये शुरू की 2 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये सब आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ना। तो ये तो आपका यहाँ पे आंसर होने नहीं है। तो अब आपके यहाँ पे कौन सी 2 स्कीम बची, वो है आपकी यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 एंड 2। और ये चीज आप यहाँ पे नीचे सब देख सकते हो, ठीक है, सब यहाँ पे बुक में ही आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये भी याद रखना एनएसएसओ। ठीक है, एनएसएसओ जो कि आपका सर्वे करता है पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड, ठीक है, कि कितने लोग आपके नीचे हैं बाहर हैं ये सब। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए इंडिया में स्पेसिफिकली जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो एनएसएसओ की यहाँ पे हम बात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है इससे रिलेटेड। और यहाँ पे जो अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी ये दोनों स्कीम्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीडीएस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इसमें आपको दे रखा है यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, स्पेशल टारगेट ग्रुप्स के लिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये स्कीम है। और ये टेबल आपको अगर याद रख सकते हो तो इसको याद कर लो। बस इतना याद कर लो कि कितना बेसिकली आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे जो यहाँ पे लेटेस्ट वॉल्यूम ये सब है कि कौन कौन कवर होता है इसके अंदर, ये सब याद कर लो, और कौन सा ईयर है बस। ठीक है, ये 3 याद कर लो, प्राइस वाइज याद करने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। फिर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे ग्रेन बैंक्स को डिफरेंट रीजन्स में सेटअप किया। ग्रेन बैंक्स आपकी क्या है यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, तो वो जैसे यहाँ पे अपने पास सामान रखता है, मतलब फूड रखता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो सब रखता है यहाँ पे, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे फेमाइन आती है कुछ और आती है सिचुएशन, ताकि यहाँ पे उन लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो वही सेम काम इन्होंने यहाँ पे किया है। तो वो कौन सी यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आपकी यहाँ पे अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख भी पाओगे, यहाँ पे 1 मिनट दो, यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखेगा अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ठीक है, एडीएस जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे यूज हो, मतलब उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेन बैंक्स है उनकी यहाँ पे डेवलपमेंट करी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट से जब तक वो ग्रेन्स आएंगी तो उससे पहले यहाँ पे उन तक पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनके पास मतलब खाना पहुंच पाए, इस तरीके से आप समझ लो। इसलिए यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, महाराष्ट्र के स्पेसिफिकली, क्योंकि महाराष्ट्र में स्केर्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ग्रेन बैंक्स की यहाँ पे क्या की थी, यहाँ पे डेवलपमेंट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। कुछ अपने पीवाईक्यूज कर लेते हैं। सबसे पहला आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा यहाँ पे लैंड, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है, बाकी सबको अगर आप देखोगे तो हमें ज्यादा चीजें चाहिए। जैसे अगर हम मान लो मैन्युफैक्चरिंग की भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो कम लैंड पे भी हम यहाँ पे फ्लोर वाइज उसको बढ़ा सकते हैं, पर कैपिटल वाइज हमें यहाँ पे चाहिए होगा, रॉ मटेरियल भी अच्छा खासा चाहिए होगा, लेबर तो हमें चाहिए मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लैंड, जो कि हमें यहाँ पे कम चाहिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। अब ये वाला आपका यहाँ पे, यहाँ तक अपना यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया अपना फिक्स्ड कैपिटल। पर इन्होंने इसके बाद दे दिया रॉ मटेरियल भी और मनी भी, मतलब यहाँ पे ये आ गया अपना यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। तो हमने यहाँ पे देखा जो वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल है वो यहाँ पे किसका टाइप होता है, वो आपके टाइप होते हैं यहाँ पे फिजिकल कैपिटल के। तो सी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट है। अगर वो सिर्फ यहाँ पे टूल, मशीन और बिल्डिंग दे देते तो अपना आंसर हो जाता है यहाँ पे फिक्स कैपिटल। अगर वो सिर्फ यहाँ पे रॉ मटेरियल और मनी दे देते तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाता है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। पर इन्होंने दोनों ही दिया है, तो इसलिए अपने यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिक्स कैपिटल। ठीक है, जो कि दोनों ही बेसिकली फिक्स कैपिटल के, फिजिकल कैपिटल के यहाँ पे आंसर उसके अंदर आते हैं। ठीक, फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपसे बोल रहा है द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर एबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी इज नोन एज। तो बेसिकली ये आपका होता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में, जहाँ पे
आपका यहाँ पे खुद की जो स्किल है वो आपकी सेपरेट मतलब अलग है, और जो यहाँ पे वर्किंग मतलब जो यहाँ पे चाहिए इंडस्ट्री को वो यहाँ पे अलग है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो मार्केट में जो जॉब चाहिए मतलब जो यहाँ पे स्किल चाहिए मार्केट में, वो अलग स्किल्स हैं, पर आपके अंदर जो स्किल है वो अलग है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है? फिर अगला यहाँ पे आपसे बोला था अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे भी अपना आंसर होगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे चेंज हो जा रही है, आपकी स्किल वही है, पर आप अपने आप को अगर चेंज नहीं करोगे तो, और अगर मार्केट का यहाँ पे जो स्किल चाहिए मार्केट को वो यहाँ पे अलग है, तो उस केस में आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर सकते हो, ठीक है? फिर अगले पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस फ्लोर। तो पहला आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जवार इन इंडिया, तो यहाँ पे पहले ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बेसिकली यही आपका यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है। एमएसपी आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है प्राइस फ्लोर का, ठीक है? तो प्राइस फ्लोर का आपका एग्जाम्पल क्या है, एमएसपी है, जो कि हमारे इंडिया में जवार के लिए हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। देखो कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए आपका एमएसपी फिक्स है, पर हर एक क्रॉप के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हर एक क्रॉप के लिए अगर कर देंगे तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें को भी यहाँ पे दिमाग में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स लाती है, ठीक है? ये चीज़ भी हमें यहाँ पे चीज़ें समझनी है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द एमएसपी इन इंडिया। तो एमएसपी अगर हम कभी भी बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लिविंग इंडेक्स आपका यहाँ पे सेपरेट डायमेंशन में आ जाता है बेसिकली यहाँ पे। तो प्रोडक्शन की हम बात करेंगे एमएसपी को बताने के लिए, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी की बात करेंगे अगर आप यहाँ पे इंटर क्रॉप कर रहे हो तो। और तीसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में यहाँ पे जो मार्केट में जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे एमएसपी को चूज करते हैं, ठीक है? ये चीज आपको बस याद रखनी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हो गया कि उस पर्सन की यहाँ पे जो चीज है, ठीक है? मतलब यहाँ पे वो कितना यहाँ पे वो खर्च कर रहा है ये सब, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, एमएसपी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है पॉवर्टी इन इंडिया के अकॉर्डिंग। तो पहली आपसे बोली जा रही है कि वाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट क्लोथिंग फूडवेयर फ्यूल एंड लाइट एजुकेशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा डिटरमाइंड फॉर सब्सटेंस सब्सिस्टेंस। तो ये तो हमें पता ही है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्या होती है चाहिए होती है, शेल्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गई या फिर सैनिटेशन हो गया, फिर उसके साथ-साथ जो आपके यहाँ पे क्लोथिंग वाली यहाँ पे हो गई, ठीक है? ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, पॉवर्टी हम इसके थ्रू यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक? दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, द एक्सपेक्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। तो ये भी हमने अभी-अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये हमने अच्छे से अभी डिस्कस भी किया है, मैंने आपको यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन भी दिखाया है, साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो लिखा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा स्कूल ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो क्योंकि हमें यहाँ पे पता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अपना यहाँ पे एक हेल्थ होता है, ठीक है? हेल्थ के साथ अपना यहाँ पे एजुकेशन होता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है? तो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ईयर ऑफ स्कूलिंग है आपका यहाँ पे एजुकेशन में आएगा, इसलिए आपका यहाँ पे ईयर ऑफ एजुकेशन बेसिकली आपका एक डायमेंशन आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर इसको इंक्लूड कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है? तो इसके साथ हमने अपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है? इसी के साथ अगर आपको पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी यहाँ पे ये पहुँच पाए। और कोई भी डाउट होता है तो इसको भी यहाँ पे चैनल पे भी आप बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, इसकी पीडीएफ भी आपको उसी चैनल पे मिलेगी, या तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पे कमेंट करके डाउट अपने यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।